डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1 का बेसिक फंडामेंटल्स से अब आगे बढ़ते हुए चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देन हाउ कैन यू चार्ज एनी कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और एंड इंसुलेटर, different ways are there, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म। मतलब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, परमिटिविटी क्या चीजें हैं, इसका कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में, आपका यूनिट 1 में क्या रोल होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परमिटिविटी, राइट। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। लास्ट क्लास से मैं करता हूं, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जरूर देख लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में याद है मैंने आपको एक स्टोरी भी तो सुनाई थी, है ना। तो आज फिर और कई स्टोरियां चलने वाली हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड में बनता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें क्या, जैसा कि आपका एनर्जी में आपने पढ़ा हुआ था, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Only it can transfer from one body to another. ठीक है, मेन तो यही है। आप इसको चाहे जितना चाहे सजा के लिख लें। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम एनर्जी के साथ भी है। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें यहीं से सब जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट को एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कोई बंदा है, कोई आपको पैसे देता है, 100 रुपए या 100 कॉइन्स देता है, और दो बच्चे हैं, आप खुद को ले लो और अपने छोटे भाई को ले लो या बहन को ले लो। इन्होंने कहा कि आपको दोनों को इन पैसों को बांटना है, ठीक है। तो 100 कॉइन्स आपको दिया गया था, मान लीजिए, बांटने के लिए। इसके पास एक भी नहीं था। अब जब 100 कॉइन्स में जितना कॉइन आप इसको दोगे, मान लो आपने इसको 40 दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, 60। लेकिन अगर हम टोटल बात करें कि आप दोनों, ध्यान देना, आपको लगेगा कि इस बंदे ने +40 लिया, लेकिन ये +40 तब लिया जब आपके पास से -40 चला गया। यानी जब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो नेट आपका जो मनी था वो तो कांस्टेंट है, चाहे आपके पास है चाहे आपके भाई के पास है। इसी तरीके से अगर हम देखिए, अगर यही चीज आपकी कोई क्लास में होता या ट्रेन में होता, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी सी आ जाए और वो इसमें से कुछ पैसा ले ले, तो फिर हो सकता है इन दोनों का सम टोटल के बराबर ना हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट। इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे सोडियम का आपने उस दिन लिया था 281, क्लोरीन का आपने लिया था कितना था, 17, 287 से, इसका 11 इलेक्ट्रॉन था। सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन की बात लेके चलते हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन था, जाहिर सी बात है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जब आपने मान लो कि इसने गेन करके ये Cl- बना के ये 18 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, और सोडियम पॉजिटिव बनाकर 10 इलेक्ट्रॉन ही कर लेता है, लेकिन अगर अब भी आप इसका टोटल, अगर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, मतलब और यूनिवर्स को ये कहीं कुछ नहीं दे रहा, आपस में ही है, लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों का सिस्टम मिला के 28 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में था अब भी। और अगर आप पहले के केस में भी देखेंगे तो आप दोनों जोड़ के देख लीजिए, ये फिर कितना आ जाएगा, 28। तो आपका चार्ज कंजर्व है। समझ में आ गया बच्चों। अब सवाल उठता है कि भाई हम कंडक्टर को कैसे चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो कंडक्टर के लिए मैं सिंपल सा बताता हूं, इसके लिए बहुत ज्यादा
परेशान होना नहीं है। देखिए इसके कई तरीके हैं चार्ज करने के, ठीक है। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा कि ये चार्ज होता कैसे है, कौन कौन से तरीके हैं इसके। तो जैसे मान लीजिए आपका इसमें, आप इसको कंडक्टर का केस अगर हम पहले बात करते हैं, कंडक्टर के केस में बात करते हैं, तो एक तो आपका हो जाएगा सिंपली ये जो है कंडक्शन कर सकता है, कंडक्शन। दूसरा आप इसको फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, या आप इसको इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। जनरली कुल मिला के एनर्जी देखो तीनों में, देखो ध्यान से, आपका फ्रिक्शन के केस में, इंडक्शन के केस में, कहीं भी आप देखेंगे तो दो ही चीज काम करेगी। एक तो ये कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या तो कंसंट्रेशन में जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होने के लिए कुछ होगा। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई बॉल है, आपने यहाँ पे कोई चार्ज रखा प्लस, तो इस प्लस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर माइनस को ये अपने पास अट्रैक्ट करे, है ना, ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ आपका प्लस बचेगा। अब अगर आप इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम पे रखे हो तो ऐसे ही बना रहेगा। अब यदि इसके बाद दूसरे स्टेप में जब ये यहाँ प्लस चार्जेस था और यहाँ माइनस क्यों था बेटा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस, ये वाला जो आपका है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्ज को, और सेम चार्ज को आपको पता रिपेल करता है। एक्चुअली रिपेल करता है लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अब आप इसको ग्राउंड कर दें, तो जब आप ग्राउंड कर देंगे तो आप इसके बाद के स्टेप में देखेंगे कि भाई प्लस तो चला गया, अब केवल जो इलेक्ट्रॉन बचा है वही बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस है ये तो अभी भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। गुड। नाउ अब आप इसको दूर ले जाएं तो हम क्या देखेंगे, दूर ले गए तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ एक जगह नहीं रहेगा। क्यों? अभी तो इसको खींचने वाला कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं इंडक्शन के थ्रू जो इसको खींचे, तो अभी ये माइनस माइनस को रिपेल करेगा, और हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, माइनस थ्रू आउट स्फीयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो गया ये चार्ज। सेम आप अगर यहाँ निगेटिव को लेके आते हैं तो आप इसी तरीके से सेम प्रोसेस से पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्रिक्शन, अगर कोई इंसुलेटर है उसके पास चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इंसुलेटर वो यदि है तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज कंजर्व होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो हम मान सकते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, गुड। देखो एक चीज और आपका आएगा, जैसे कि कंसंट्रेशन की बात करें, अगर अगर सेम चार्जेस हैं आपके, मान लीजिए कि कोई बहुत सारे सेम चार्जेस हैं, तो आप देखेंगे कि सेम चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है। ये किधर जाना चाहेगा, ये उधर जाना चाहेगा जहां पे इसका कंसंट्रेशन कम हो। तो अगर कहीं निगेटिव चार्जेस हैं तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट, यदि हम बात करें आपके घर की, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे मान लो छत पर एक आपकी ऐसे कोई सिंटेक्स की टंकी रखी है ना, कोई भी आपकी टंकी रखी हुई है, तो यहाँ जो पानी भरा हुआ है, अगर आप गलती से इस नल को खुला छोड़ दें, ये पानी अपने आप नीचे आके लो पोटेंशियल पे चला आएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आप देखना, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही चलता है। अदरवाइज लो टू हाई यदि आपको ले जाना है तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत इजी वे में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो आइए इस पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड का कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं पूरी पूरी। तो देखिए, आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिवर्स में दो ही चीज खास तौर से हैं, चार्ज है और मास है।
तो मास को लेके जिसने काम किया साइंटिस्ट ने, न्यूटन बाबा ने, न्यूटन जी ने क्या देखा, आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से ना, m1 m2, अगर कोई दो मास है तो इन दोनों मास के बीच का सेंटर पर जो डिस्टेंस है वो अगर r है, तो ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मास, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट, 1 2। और इसको कंबाइन कर लेते थे, तो मैं यहाँ ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा, ध्यान देना ये आपका अभी कुछ सिमिलर है इसलिए मैं इसको आपको चीजों को बता रहा हूँ। और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा। क्यों अट्रैक्टिव होगा बेटा? क्योंकि दो बॉडी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, मास निगेटिव तो होगा नहीं, और डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसको, अगर हम इसको इसी तरीके से निकालना चाहें तो कूलम्स लॉ के केस में मान लो कि ये चार्ज Q1 है और ये कोई चार्ज Q2। देखो अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, देखिए यहां भी एक फोर्स काम करेगा, मैटर में फोर्स काम करेगा। तो दो टाइप के फोर्स होंगे, एक मास की वजह से लगेगा और एक चार्ज की वजह से। इसको तुम क्लियर कर लो दिमाग में। मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि r नेगेटिव नहीं हो सकता, और मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चार्ज के केस में ऐसा सीन नहीं होता है। खैर, अब इसको भी सेम आप याद कर लें बोर्ड के लिए, Q1 into Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, एंड दिस फोर्स is inversely proportional to the distance square of the distance between them. Okay, now combine this, what you get here? So F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, that is F is equal to Z Q, है ना? तो इसको आप कोई भी कांस्टेंट, अभी इसको K मान लो आप, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये चीज आपके बोर्ड के लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, आगे की बात करते हैं अभी। तो Q1 Q2 देखो, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कब कब पॉजिटिव होगा? जब दोनों सेम चार्ज होंगे। सेम चार्ज, सेम चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, साइन। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? ये आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। कब? जब दोनों चार्ज सेम साइन के हो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा ये चीज, तो ये रिपेल करेंगे, ऐसे याद रखिए। और जब ये चीज निगेटिव होगा, मतलब आइदर वन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव अदर वन इज निगेटिव, तो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव आएगा। उस केस में एक ऐसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा। ये आपको याद भी होगा कि सेम चार्जेस रिपेल, मुझे याद है क्लास 8 9 से याद करते हो आप, अभी याद नहीं करना है, समझना है। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब बताऊंगा तो वहां ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही आप कोई चार्ज को रखते हो, इसके चारों ओर एक फील्ड बनना शुरू हो जाता है, पूरा फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो जब कूलम्स लॉ का आपका डेरिवेशन आएगा तब तो आपको केवल ये सेक्शन करके खत्म करना है कहानी। इसमें एक 4 पाई वाला कंसेप्ट है, ये आपका एक पॉइंट के अलोंग जो चारों एंगल होता है 4 पाई, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यदि हम मान के चलेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, 1/4 पाई। ये टर्म जो दिया है ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रखता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इससे पहले हम एप्सिलॉन नॉट मतलब आप जान जाइए कि देखो ये पूरी कहानी जो चल रही है, ये सबसे ज्यादा इन दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा मैक्सिमम कब होगा? चलो बताओ, सोचो, इसको रोक दो, 2 सेकंड के लिए सोचो, ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसके बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई मीडियम ना हो, मतलब कि फ्री स्पेस, या वैक्यूम कह लो, या इसको फ्री स्पेस कह लो। तो फ्री स्पेस में ये फोर्स मैक्सिमम होगा। इसके अलावा कोई भी मीडियम आप इसमें डालते हैं, ऑयल डालिए, लिक्विड रखिए, मिल्क रखिए, वाटर रखिए, कुछ भी, तो जिसका फ्री स्पेस से
जिसकी मटेरियल मीडियम में, देखो मीडियम में बहुत चीजें हो सकती हैं ना, आयंस हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो इन चीजों की वजह से ये, जब जब आप ये जान जाइए कि इसकी जो परमिटिविटी है ये बढ़ेगी, परमिटिविटी, तो ये क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा आपका, मीडियम की ई नॉट ई आर इज द मीडियम की परमिटिविटी निकालने का ये तरीका होता है। ओके, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाता है, तो मीडियम की जो परमिटिविटी है अपॉन एज कंपेयर टू वैक्यूम। ये दो चीजें याद रखिए, ज्यादा बेटर ये है, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी आपका जितने टाइम्स ये होता है, तो उस केस में ये क्या बन के आ जाएगा आपका कूलम्स लॉ जो डिराइव होगा। तो जब जब भी परमिटिविटी नीचे की बढ़ेगी, ई नॉट ई आर यदि बढ़ता है, ये इंक्रीज करता है, तो देखो ये डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में, देखो आप, ये चीज डिनोमिनेटर में, राइट, तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। तो जब भी आप ऐसे याद कर लीजिए, परमिटिविटी सिस्टम की बढ़ेगी तो कोलंबियन फोर्स जो उनके बीच में लगेगा वो घटेगा। मैक्सिमम कब होगा, जब परमिटिविटी बहुत कम होगी। सबसे कम किसकी होती है, वैक्यूम की या फ्री स्पेस की होती है। तो वैक्यूम के केस में कोलंबियन फोर्स जो भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा वो मैक्सिमम होगा, और जब उसके बीच में कोई मीडियम डाल दोगे तो उसी के रेस्पेक्ट में वो कम होने लगेगा। अच्छा, सिमिलरिटी दोनों के बीच में क्या होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर के, और डिफरेंसेस में मेन क्या हो जाएगा, एक सदा सर्वदा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जो चार्ज के केस में होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर कोई दो चार्ज रखा है सपोज Q1 और Q2, तो आप समझिए, मान लीजिए ये निगेटिव है Q2, कुछ भी प्लस प्लस है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, गुड। वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, बस इसका डायरेक्शन को काउंट कर लो, कौन किसको कैसे खींचता है, राइट। अब अगर इसके बीच में आप मान लीजिए यहाँ कई सारे चार्ज रखते हैं, छोटे बड़े चार्ज रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो नेट इसकी अट्रैक्टिव फोर्स थी उसमें ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब ये फ्री स्पेस की हम बात करेंगे तो यहाँ ना तो कोई चार्ज है, ना तो आयन है, ना तो कोई मीडियम है, ना तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगी। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकती हैं चीजें, ठीक है। आपको फिर से वापस में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कोई बच्चे हैं जो लास्ट में फाइनल जानना चाहते हैं, तो F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जब एयर का बात हो या वैक्यूम की बात हो या फ्री स्पेस की बात हो, राइट। जनरली एयर का भी लगभग हम वही मान लेते हैं, और कोई मीडियम दिया हो तो आपको उस केस में देखो ये घट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी दी है केवल आप उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, बाकी और कोई कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके कोई भी न्यूमेरिकल होगा या तो ये फॉर्मूला इसमें लगना है, या तो अगर उसमें कोई मीडियम रखा है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, गुड। नाउ अब इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहीं से डिराइव कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए, फोर्स इक्वल टू, अभी ये के मान लेते हैं कांस्टेंट, इस पूरे को जनरली हम के लेके चलते हैं, बार बार इसको लिखना ना पड़े, तो के Q1 Q2 आर स्क्वायर, अगर हम दूसरे वाले चार्ज को यूनिटी मान ले, मान लो 1/r², तो हम क्या देखेंगे इसमें कि ये जो यहां से यहां जो फोर्स जो ये लग रहा था, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, F इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। So for unit positive charge, this is called as your electric field. So we can write that suppose a charge is there, एक प्लस चार्ज है, राइट, एक प्लस चार्ज है। चलिए इसको हम फिर से साफ सुथरे में बना के देखते हैं। अगर एक कोई आपके पास चार्ज है, मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, और एक किसी भी डिस्टेंस पे, यहां से देखो दो बातें और इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें कंटेंट काफी ज्यादा है, राइट। ये आर डिस्टेंस पे है,
आर को बढ़ाते जाएंगे तो आर स्क्वायर, हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग होता जाएगा। तो आर पॉइंट पे मान लीजिए आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इसके इसके लिए जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ, वो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो भी ये एक्सपीरियंस करेगा बॉडी। सो व्हाट वी गेट हियर, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, वी गेट के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो अब यहां से एक चीज और निकल के आती है, अगर कोई इसमें दूसरा चार्ज रखा है, सपोज Q2, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है Q2, तो इसका फोर्स निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आ जाता है, F इक्वल टू Q इंटू E। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक बार आपको पता हो गया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा हुआ है, Q2 Q3 कुछ भी रखा है, तो आप उस पर जो फोर्स निकालना है वो सिंपली क्या कर देंगे, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज योर आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सिग्निफिकेंस है, राइट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कोई बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि 10 कूलम चार्ज रखा है ना। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे पहला केस है कि 10 कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। तो यहाँ पे जो फोर्स निकालोगे क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाटएवर इनटू द चार्ज, 10 कूलम चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है नहीं, यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरा केस है, उसमें आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अभी 100 कूलम चार्ज रखा है, तो देखो जब यहाँ 100 कूलम का चार्ज है तो इसमें फोर्स और ज्यादा लगेगा। तो आप देख लो फोर्स कैसे निकालेंगे, 100 कूलम into electric field. So F is equal to whatever charge kept in the electric field into the electric field, you get the force experienced by that body in the electric field, right? So this is all about your electric field, concept of electric field। आप ये जान लें, आप ये जान लें, और आपको कोलम्बियन फोर्स पता है, दैट अपॉन क्यू नॉट, जब यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके हम चलते हैं। तो बाकी इसकी डिफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा। हम और सिक्वेंशियली टॉपिक्स में एक एक इसके केस, देखो बोर्ड में इसके कई सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, रिंग की वजह से, लाइन की वजह से, डिस्क की वजह से, अलग अलग आपको केसेस डिस्कस करेगा कि आप इस केस में डिराइव करके निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर उसको डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। फ्यूचर में जो अभी मैं आपको दूंगा वो एक एक केस करके आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा, ताकि बोर्ड में इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।